अपने अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में पहले तो अगर मैं बताऊं आपको किन एग्जाम्स में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इस सब्जेक्ट को, ज़्यादा सीरियसली तो इसे लेते हैं यही बच्चे, नेट, जेआरएफ और गेट। यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्स में। हालांकि डीयू जैसे एमएससी एंट्रेंसेस में भी आता है, बच्चे वहाँ इसे ज़्यादा पढ़ते हैं कंपैरेटिवली, और यहाँ 80% बच्चे तो पढ़ते नहीं है ऐसे, 20% बच्चे ही पढ़ते हैं। ठीक है, रीजन बीइंग कि कई बार टाइम टेकिंग हो जाते हैं, क्वेश्चंस काफी लेंदी हो जाते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ओडी और पीडी रहती है जो 20 से 25 नंबर का कवर करता है एक सब्जेक्ट, तो 40 से 50 नंबर अगर ओडी पीडी है तो उसी में जो टाइम दे रहा होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक और अप्लाइड का ऐसा सब्जेक्ट बढ़ा देना जो टाइम टेकिंग हो, लेंदी हो, हाँ थोड़ा सा दुखदाई हो जाता है। इसलिए ये बच्चे इस जेआरएफ वाले बच्चे से पढ़ना कम प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज, सिर्फ 6 मंथ्स का मतलब इंपॉर्टेंट सिर्फ यही होता है कि सिर्फ 6 महीने में ही प्रिपेयर करना होता है, तो इस सब्जेक्ट्स की कहानी और पीछे चली जाती है। समझ रहे हो? वो तो अभी थोड़ा सा कोविड की वजह से टाइम ऐसा चल रहा है कि भाई आप लोगों को अच्छा टाइम मिल रहा है, 8-10 महीने मिल रहे हैं, वरना हाँ 6-6 महीने का टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पर न्यूमेरिकल एनालिसिस को कोई ध्यान भी नहीं आता, किसी को ना याद भी नहीं आता है। ठीक है, हाँ, और गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेट जेआरएफ हो या कोई और एग्जाम। जैसे यहाँ जेआरएफ की अगर मैं बात करूं, ज्यादातर आपको सीएसआर नेट जेआरएफ की ही बात कर रहा होता हूं मैं। यहाँ ये 2-3 क्वेश्चंस कवर करता है, वही 10 से 12, 10, 12, 15। ठीक है, जैसे आपके अगर अप्लाइड पोर्शन की मैं बात करूं ना, इसमें ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जो ज्यादातर बच्चों ने सुने नहीं होते हैं। आई, सीओवी और एनए, ये तीनों ही सब्जेक्ट्स 12, 12 और 12 के करीब आते हैं, मतलब 30 से 35 नंबर ये कवर करते हैं। और अगर एक एक क्वेश्चंस भी हम करें तो हम 10 से 15 नंबर पर इसी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब 30 में से 10 से 15 मैं बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, इतना तो कर सकते हैं जब हमने पढ़ा। और फिर ओडी पीडी हो हमारे पास होता है, वो अकेला 10-10, 12-12 नंबर अगर हम 3-3 क्वेश्चन कवर कर ले वहां से, तो मतलब हाँ करीब 40 नंबर यहाँ से, फिर पार्ट ए से 4-5, तो 50 नंबर हम इधर से इकट्ठे कर लेते हैं। और ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ, करने वाले तो आई में भी ज्यादा लेकर आते हैं, सीओवी में भी ज्यादा लेकर आते हैं, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि हाँ इतना तो लेकर ही आओगे अगर पढ़ोगे तो। ठीक है, गेट में भी यही हाल होता है, इसमें भी क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं, ऊपर नीचे आते रहते हैं, बच्चे अपने आप करते हैं। ठीक है, डीयू में क्या होता है, देखो डीयू में कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ भाई आएगा ही। जैसे नेट जेआरएफ में तो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस ना फिक्स है। ठीक है, यहां पर तो आपको पता है, मैं पढ़ो या मत पढ़ो, फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। डीयू एमएससी एंट्रेंस में ज्यादातर बच्चे इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो मैं बता दूं यहां पर एक क्वेश्चन भी देखने को मिला है प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आप देखो तो, और 6 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। समझ रहे हो? मतलब एक क्वेश्चन भी मिला है देखने को, 6 क्वेश्चन भी, तो ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि डीयू जैसे एमएससी एंट्रेंस के सिलेबस में सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और बीएससी में इतना पढ़ा नहीं होता है, तो सारे के सारे वो सब्जेक्ट्स नहीं कवर किए जाएंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट, मतलब इट इज इजी टू कवर दिस सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस। एक चीज, दूसरी चीज, अगर मैं अब सब्जेक्ट की बात करूं, हम ये सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं, अगर मैं मतलब चलो मैं पहले बताता हूं आपको कि हम सिलेबस क्या कवर करेंगे इसमें, हम इसे पढ़ेंगे किस हिसाब से, किसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पे चलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस को हमने कुछ 5 चैप्टर के हिसाब से बांट रखा है। ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, जो हमारी बुकलेट के हिसाब से, हमारे सिलेबस के हिसाब से आपको ये 5 चैप्टर हम करके चलेंगे। जो ये है ये बेसिक चैप्टर होता है, ये कभी भी कहीं भी कोई कहीं ऑप्शन में दे दे, बीच रास्ते में बीच रोड पे मिल जाए, कोई पूछ लेगा तो वही पूछेगा, इतना ही पूछेगा वो कि भाई फ्लोटिंग डिजिट का मतलब बताओ, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, एरर्स वगैरह, बाउंस वगैरह, वो उसी की बात करेगा। दूसरी चीज जो जेआरएफ वाले बच्चे करते हैं वो बस यहीं तक कवर करते हैं, मतलब इन्हीं 2 की वो बात करते हैं और ज्यादा नहीं बात करते, वो इन 2 की बस वो यही 2 पढ़ते हैं। रीजन बीइंग कि यहां तक ना क्या होता है कि एक क्वेश्चन के आने के जो चांसेस हैं वो 60 to 70% होते हैं यहां तक न्यूमेरिकल एनालिसिस में। मतलब एक क्वेश्चन बढ़ गया और आप एक्चुअली में एक ही क्वेश्चन की तैयारी कर रहे थे इस सब्जेक्ट से, तो आपको वो क्वेश्चन यहीं तक मिल जाता है। रूट फाइंडिंग में मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज, बाइसेक्शन, फिक्स पॉइंट इटरेशन, ठीक है, न्यूटन मेथड के नाम से जाना जाता है। रेफसन को पीछे हटा दिया जाता है, न्यूटन की चलती है ना, जैसे कोची के टाइम पे होता था तो कोची के नाम ज्यादा फेमस है, ऐसे न्यूटन रेफसन में भी न्यूटन का नाम ही ज्यादा फेमस है। सीकेंट मेथड जो भी है हम ये पढ़ेंगे। जेआरएफ के बच्चों को ये भी रिकमेंड किया जाता है कि वो यहीं तक भी पढ़ें
पॉइंट रीजन बीइंग, मतलब पॉइंट बीइंग या जो भी लगाना है बीइंग लगा देना बस लास्ट में। ये थोड़े से यहाँ पर क्या होता है भाई, इंटरपोलेशन में हम अप्रोक्सीमेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ये सब एक चीज और होती है। सिस्टम ऑफ एलई में एलयू डिकम्पोजिशन, क्राउड्स मेथड, क्रैमर्स मेथड, गॉस सीडल मेथड वगैरह, या सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडी में पिकार्ड, ठीक है, और रंगे कुट्टा मेथड बड़ा फेमस होता है, मास्टर्स में ग्रेजुएशन में कुट्टा कुट्टा करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूले भी बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन की टाइमिंग बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है। आपको करना कितने में, जेआरएफ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपको 3 से 4 मिनट में तो क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, 3 से 4 मिनट में तो ये क्वेश्चन करना होता है हमें, मतलब ऑन एन एवरेज 3 से 4 मिनट। कुछ क्वेश्चन ठीक है 5 मिनट 6 मिनट गए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको सब आता भी हो तब भी ज्यादा टाइम ले लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग हाँ, जेआरए वाले बच्चों को यहां तक उनके लिए इजी होती हैं चीजें, क्योंकि ऑलरेडी बाइसेक्शन, न्यूटन, ये सब 5-7 मेथड बढ़ जाते हैं, ये भी ध्यान रखना होता है। तो इन्हीं मेथड से अगर एक क्वेश्चन आता है वो आसान होता है तो आप करके आगे निकलो, समझ रहे हो, ये मतलब पॉइंट होता है। बट हाँ, अगर आपका अप्लाइड ही अच्छा है, आप अप्लाइड पर ही दाव लगा रहे हो, फिर आप आगे जा सकते हो। सिम्पसन मेथड, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम इसमें पढ़ेंगे तो सिम्पसन मेथड का देख लो, ठीक है, ये जो ट्रेपेजॉइडल मेथड जो भी वगैरह हैं इनसे देख लो कि आसान हो जाए। सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रा आप समझ ही रहे हो, वही सारी कहानी आ जाती है इसमें, क्रैमर्स रूल, एलयू डिकम्पोजिशन, गॉस सीडल, गॉस जॉर्डान वगैरह, ये सब मेथड, जैकोबी मेथड वगैरह। होता क्या है, अगर मैं अब न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करूं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में ना गेम यही है। पहली चीज, अगर हम इंट्रोडक्शन अगर हम देख ही रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में देखें, क्यों इसकी शुरुआत हो रही है। ये जो वर्ड है ना, ये तो बेहद खूबसूरत है, बेहद रोमांटिक शब्द है ये, ठीक है, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। जब भी एनालिसिस की हम बात करते हैं ना, तो आपको पता है कि एनालिसिस और अलजेब्रा का डिफरेंस मैं कई बार अपने कोर्स में, कई बार अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं। यहां भी वही काम होगा जो पूरे एनालिसिस में हो रहा था, अभी भी वही न्यूमेरिकल पर काम चल रहा होगा। मतलब बेस जो है ना, बुनियाद जो है, आप दीवारों को खड़ा तो कर रहे हो, लेकिन जिस बेस पर कर रहे हो वही एनालिसिस है, वही बेस है। अभी भी हम जब रूट निकाल रहे होंगे, अभी भी हम किसी पॉइंट की बात कर रहे होंगे, उस पॉइंट के आसपास आ रहे होंगे फंक्शन के साथ, पूरे देखेंगे अपने कोर्स में। तो ये तो ठीक है। अब लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस की हमें क्यों जरूरत पड़ी, मतलब इसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भाई इसके बिना कहां गड़बड़ हो रही थी। अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं, हमें पढ़ना पड़ रहा है, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखनी पड़ रही है ना, जबकि इसकी कोई जरूरत थी नहीं। हम ऐसे सॉल्व कर तो रहे थे, किसे अच्छा नहीं लग रहा था। देखो, अच्छा इसलिए लग रहा था, ये हम यहाँ 2x2 का कर रहे थे, 3x3 का कर रहे थे, और अगर 4x4 का आ जाता तो कई बार तो हम उसे एग्जाम में भी छोड़ आते हैं। इट इज गुड, लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो इट इज गुड टू स्किप सच क्वेश्चन। बट अगर हम यहाँ 4x4 तक के क्वेश्चंस में भी अगर हम अटक गए, सोचो रियल लाइफ में तो मॉडलिंग में होता क्या है, मॉडलिंग वो वाली नहीं, सलमान खान वाली या जॉन अब्राहम वाली मॉडलिंग नहीं, वो वाली जो मॉडलिंग होती है जिसमें आपको बोल दिया जाए एक कार बनाओ, अजीब सी आप कार बनाते हो। कार कैसे बनाते हैं पता है? शिट, आई एम वेरी बैड एट इट। कार की पूंछ भी होगी, हमारी वाली कार की चार्ज होती रहेगी, इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है, कार की पूंछ है, तो ये कार है। अब मान लो आपको यहां पर कुछ दे दिया जाए, कुछ बोल दिया जाए कि भाई आपको इतने टायर्स या जो कुछ भी इसका कोई पर्टिकुलर कोई चीज आपको निकालनी वगैरह हो, और वहां पर आपको मैट्रिक्स जो है ये 2x2 के थोड़ी ना आएंगे कि भाई कहीं मैट्रिक्स का अगर सिस्टम होगा कि 2x2 का मैट्रिक्स सॉल्व करो, वहां आपसे कहा जा सकता है भैया अब ये करो 100/100, या फिर ये करो 1000/1000, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई जो इंटीग्रेशन हो, जैसे हम इधर करेंगे इंटरपोलेशन के बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं, सिम्पसन, ट्रेपेजॉइडल। हमने इंटीग्रेशन बचपन में अजीब सी नहीं करी। मान लो ये अगर हमें कोई दे देता log sin x डिवाइडेड बाय x की पावर 100 प्लस x की पावर 98 प्लस sin e√x। मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये dx, अब ये इंटीग्रेशन दे दी जाएगी। कार तभी बनेगी भाई, जब कार तो तभी बना पाओगे ना जब पूरी की पूरी बड़ी बड़ी चीजों को शायद सॉल्व करना पड़ जाए। आप एक कंपनी में हो, मालिक हो, आपको बना दिया जाए, महिंद्रा की गाड़ियां आप ही को दे दी जाए बनाने के लिए, तो कहां इनके चक्करों में पड़ोगे, तो आप उन सब्जेक्ट से काम नहीं कर पाओगे, आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के पास आना पड़ेगा। एक और चीज देखो,
इस चीज से हम अंदाजा भी लगा सकते हैं। हमने ये इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी, सबको आती है, पूरे YouTube पे सब इसे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर ये इक्वेशन आ जाए x की पावर 99 प्लस x की पावर 88 प्लस x की पावर 77 प्लस, समझ रहे हो, इक्वल टू 0 लगा दो जहां आपको लगाना है। अब इसे सॉल्व करो, इसके रूट्स निकालो। ये हम देखेंगे रूट फाइंडिंग टेक्निक्स में, ठीक है, कि हमें एक श्योरिटी मिले। अब हमारे बहुत सारे मेथड्स होंगे, कुछ मेथड्स स्लो होंगे, कुछ मेथड्स फास्ट होंगे, कुछ का कन्वर्जेंस अच्छा होगा, कुछ का नहीं होगा, कुछ स्पीड से काम करेंगे, कुछ का पक्का नहीं है कि रूट देंगे भी या नहीं देंगे, चलते रहेंगे बस, लेकिन कुछ का बिल्कुल पक्का है, जैसे बाइसेक्शन मेथड, ये कहेगा नहीं आते रहो बाइसेक्ट करते रहो। अभी हम देखेंगे आगे, मैं आ रहा हूं इन्हीं चीजों पर धीरे धीरे, तो ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेंगी इस कोर्स से। मतलब हमें रियल लाइफ में भी ये काम आएगा, वैसे भी हमें काम आएगा। बहुत डिफिकल्ट चीजें जो नहीं हमसे सॉल्व होंगी वो न्यूमेरिकल एनालिसिस से होंगी, तो इसलिए न्यूमेरिकल एनालिसिस हाँ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अब दो बातें अगर हम बिल्कुल क्लियर कर दें कि भैया मुझे तो एग्जाम क्लियर करना है, तो बात अलग है। आपको मैं कई बार बोल चुका हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, और एमएससी या बीएससी के एग्जाम्स को, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को क्लियर करना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। रियल लाइफ में गाड़ियां बनाना टोटली डिफरेंट थिंग, वहां ये इंटीग्रेशन, वहां न्यूमेरिकल एनालिसिस काम आता है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं, एरर्स वगैरह से चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।